हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीएस प्रोबेबल क्वेश्चन। हम आज फिर बातें करने वाले हैं एनिमल फिजियो की। और एनिमल फिजियो में बातें हम थोड़ी सी हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां वो यूज करेगा एनर्जी को, कि एनर्जी को यूज करते हुए सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको हमेशा पी वाले पार्ट में देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी, वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है। लार्ज मॉलिक्यूल्स भी वहां आपको होते हुए दिख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन मेमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। कौन सी ब्लड वेसल होगी जो सबसे ज्यादा अमाउंट में यूरिया को कैरी करती है? और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो यूरिया कैरी करेगी वो नन अदर देन आपके पास कौन सी होगी? हेपेटिक वीन होगी। ठीक है, जो भी सप्लाई होती है किडनी को, उस हेपेटिक वीन में आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में यूरिया देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। ऐसा क्यों? ह्यूमन यूरिन यूजुअली एसिडिक होता है, मतलब आपको यहाँ पीएच लो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों देखने को मिल जाता है? द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में सोडियम और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एक्सचेंज से सोडियम का एक्सचेंज होता है। सोडियम ट्रांसपोर्टर ऐसा करता है जिसकी वजह से पीएच कम होती है और यूरिन एसिडिक हो जाता है। नहीं मानेंगे। एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एक्स, प्लाज्मा प्रोटीन एसिडिक होती है? नहीं। आप देखोगे एल्बुमिन तो बिल्कुल मैनेज करती है बाकी चीजों को। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज की वजह से एसिडिटी देखने को मिलती है? नहीं। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन का एक्टिव सिक्रेशन होता है और हाइड्रोजन आयन के एक्टिव सिक्रेशन से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपको यूरिन भी कैसा देखने को मिल जाएगा? स्लाइटली एसिडिक आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डायल्यूट यूरिन। यूरिन का डायल्यूट होना जरूरी है, ज्यादा कंसंट्रेटेड भी आपको देखने को मिल सकता है जब आप हाइपोटोनिक सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं, खासकर एक्वेटिक एनिमल ऐसा करते हैं। लेकिन डायल्यूट यूरिन भी ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या एल्कोहल रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। कैफीन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। आर्ट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। वी आर रिस्पॉन्सिबल कौन है? रेनिन, जो जंस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सीक्रेट करती है। और जब आप बात करोगे ब्लड प्रेशर हाई की, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उस कंडीशन में आपको रेनिन की एक्टिविटी देखने को मिल जाती है और इसका अल्टीमेटली आप इफेक्ट देखोगे एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन एडीएच को, रेनिन एडीएच एल्डोस्टेरोन और मिलाकर कलेक्टिन ट्यूब्यूल जो वाटर की इम्पर्मिबिलिटी है उस इम्पर्मिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा यूरिन भी डायल्यूटेड ना हो, इसको भी मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी है, इस डीसीटी में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस किया जाए, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस किया जाए। इसका कारण क्या है? इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, ये बात कर रहे थे हम कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है, रेनिन क्या करेगी? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगी, फिर एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग सीक्रेट करती है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेगा और वहां से आप देखेंगे तो एंजियोटेंसिन सेकंड काम करेगा सीधा किडनी पर। किडनी के ऊपर आप देखोगे तो एड्रिनल पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप देखोगे एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होंगे। एल्डोस्टेरोन के इंक्रीज होने की वजह से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को भी मैनेज किया जाएगा। तो ये पहली बात ही सही हो गई
कि एल्डोस्टेरोन लेवल के बढ़ने से डीसीटी में सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को एनहांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एंड गिव्स द कैरेक्टर एंड और फंक्शन। आपके पास चार ऑप्शन, आपके पास ए है, एक तो देखो ए है आपके पास, बी है आपके पास, सी है आपके पास और डी है आपके पास। अब ए वाली सिचुएशन आप देखोगे तो बिल्कुल आपको किडनी है, ये किडनी है और इस किडनी के ऊपर है, और किडनी के ऊपर अभी हम बात किसकी कर रहे थे, कौन सी ग्लैंड की कर रहे थे, एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे थे। तो ए आपके पास डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड ही होना चाहिए। तो ए एड्रिनल ग्लैंड है, बी पेल्विस तो होना ही नहीं चाहिए, सी मेडुला होना ही नहीं चाहिए, डी तो पहले से आपका आंसर निकल सकता है। फिर भी आप देखिएगा बी, अच्छा, लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, सिक्रीट कैटेकोलामाइंस, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं डेफिनेटली कैटेकोलामाइंस, इसमें एल्डोस्टेरोन आपके पास आ जाते हैं। और जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की बात करते हैं, हालांकि एल्डोस्टेरोन अभी बात करी थी अपने सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन को डीसीटी में इंक्रीज करवाने का काम करते हैं, और कैटेकोलामाइन खासकर वो पार्ट होते हैं, वो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का जो कि ग्लाइकोजन या मैं कहूँ कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में उनका रोल बढ़ जाता है, उनका रोल होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रोल होता है। तीन तरीके के हार्मोन्स ये सिक्रेट करती है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, कैटेकोलामाइंस, ठीक है, और खाद में स्टेरॉइड्स। तो पहला ऑप्शन ही यहां से आपके पास सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। जब आप किडनी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, किडनी स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि आउटर रीजन पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट देखने को मिलता है। इनर पार्ट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेड्यूला देखने को मिलेगा। इस मेड्यूला में ही आपको रीनल पिरामिड देखने को मिलेंगे, और इसी कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला में रीनल कॉर्नल ऑफ बर्टीनी के केस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। रीनल कॉर्नल ऑफ बर्टीनी जो है वो भी आपको पिरामिड्स के बीच बीच में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मान लो कि ये रीनल पिरामिड है, तो रीनल पिरामिड जो होंगे ये आपको मेडुलर रीजन में देखने को मिलेंगे, और जो रेड वाले हैं वो क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। और ये रीनल ऑफ कॉलम ऑफ बर्टीनी आप देखोगे तो पार्ट कॉर्टेक्स का होता है, लेकिन मेडुला में इन्वेड करके रहता है। अब सवाल ये उठता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड जो कि मेडुलर रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, और इस मेडुलर रीजन में आप देखोगे तो अगर मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखूं तो पीसीटी हो गई, फिर आपके पास लूप ऑफ फेनले हो गया, डीसीटी हो गई, और फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल हो गई। तो जो कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है कि बोमन कैप्सूल हो, या फिर आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो, या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो। ये तीनों ही आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, कॉर्टेक्स रीजन में देखने को मिल जाएंगी। और अगर लूप ऑफ हेनले का आपसे पूछा जाए तो आपको कौन से पार्ट में देखने को मिल जाएगी, मेडुला पार्ट में देखने को मिल जाएगी। इसी मेडुला पार्ट में आपको रीनल पिरामिड भी देखने को मिल जाता है। तो कौन सा रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, पहला ही हो गया कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये तो आप कहाँ बता रहे हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आपको कॉर्टेक्स रीजन में देखने को, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, डेफिनेटली आपको कलेक्टिंग डक्ट भी यहाँ देखने को मिल जाती है, लूप ऑफ हेनले भी आ जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी आपको मेडुलर रीजन में देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजन वेस्ट आर फाउंड इन। अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम बात करें रेप्टाइल्स की, है ना, रेप्टाइल्स की बात करें, या फिर हम एव्स मतलब बर्ड्स की बात करें, और इंसेक्ट की बात करें, कुछ आपके पास लैंड मॉलस्कन्स भी हो सकते हैं, उनमें आप देखिएगा तो यूरिक एसिड का सिक्रीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यूरिक एसिड का सिक्रीशन होगा तो आप इनको यूरिकोटेलिज्म कहोगे। फिर फिशेस की बात करें तो फिशेस में भी ऑस्टिक्टिस मतलब बोनिफिशिस और
एम्फीबिया का टेडपोल, एम्फीबिया का टेडपोल, एम्फीबियन टेडपोल हो, ऑस्टिक्टीज हो, इन दोनों में यूरिया, माफ कीजिए, अमोनिया का एक्सक्रीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप इनको अमोनोटेलिक कह सकते हैं। फिर आप फिशेज में ही आप देखिएगा तो कॉन्ड्रिक्टीज, कॉन्ड्रिक्टीज हो, तो कॉन्ड्रिक्टीज में भी आप देखेंगे थोड़ा सा कॉन्ड्रिक्टीज में, अच्छा कॉन्ड्रिक्टीज में आप देखोगे, कॉन्ड्रिक्टीज में अमोनिया होता है ना, आप इसे ओस्टिक्टीज किसका कॉन्ड्रिक्टीज करो, कॉन्ड्रिक्टीज करो, यहाँ ओस्टिक्टीज, यहाँ ओस्टिक्टीज करोगे, ओस्टिक्टीज और मेमल्स आपको यूरिक ओस्टिक्टीज हो, या फिर आपके पास एम्फीबिया एडल्ट हो, एम्फीबिया एडल्ट हो, या फिर आपके पास मेमल्स हो, इनमें आप देखिएगा तो यूरिया का एक्सक्रीशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो यूरियोटेलिज्म आप इसको कहोगे, यूरियोटेलिज्म आप इसको कहोगे, ये अमोनोटेलिज्म कहला दिए जाते हैं, और ये आपके पास यूरिकोटेलिज्म। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट किस में देखने को मिलता है, तो बर्ड एंड एनिलिड्स में, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। तो बिना किसी डाउट के रेप्टाइल और बर्ड्स में आपको यूरिकोटेलिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में आप देखोगे तो अगर ये हाइपोथैलेमस है तो इस हाइपोथैलेमस के सीधे कॉन्टेक्ट में आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, एडिनो हाइपोफाइसिस। एक आपके पास न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, एक आपके पास एडिनो हाइपोफाइसिस, जहां न्यूरो हाइपोफाइसिस को मैं एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहा हूं, वहीं एडिनो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह देते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप देखेंगे तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस में रहती है। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो सीधे आपको हाइपोथैलेमस से रिलीज करते हुए देखेंगे, स्टिमुलेटरी हार्मोन भी आपको हाइपोथैलेमस से होते हुए देखेंगे जनरली। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस में आप देखोगे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन यहाँ आप देखोगे एडिनो हाइपोफाइसिस में रिलीजिंग हार्मोन हो या स्टिमुलेटरी हार्मोन हो, दोनों ही हाइपोथैलेमस के कंट्रोल होंगे। ठीक है, और यहाँ अपने पास सही जवाब क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सी बात है जो सही है, सही पूछी गई है। तो हार्मोन रेगुलेट सेलुलर फंक्शंस एंड जनरली नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट हार्मोन लेवल। कि किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन किया जाए तो हार्मोन एक लेवल तक, जितनी लेवल तक काम आ रहा है तब तक काम करेगा, और इसके सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाएगा, इसके सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाएगा एक नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू। कहने का मतलब सिक्रीशन जितना आवश्यक होगा उतना होगा, और एक लेवल ऐसा आएगा तभी इसी का सिक्रीशन क्या कर देगा, इस हार्मोन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और इसी को आप नेगेटिव फीडबैक कहोगे। इसी को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक लूप कहोगे, फीडबैक लूप कहोगे, कि जब जरूरत थी तब तो हार्मोन के सिक्रेशन को एनहांस किया गया, पॉजिटिव फीडबैक होगा, कि जब जरूरत नहीं हुई तो इसको रोक दिया ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही हो गई। द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ हार्मोन इज हेल्ड कांस्टेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक लूप। जब तक चाहिए होता है तब तक ये हार्मोन है, सर्कुलेटिंग लेवल हार्मोन का वो पॉजिटिव
फीडबैक लूप के थ्रू कांस्टेंट रहता है, इसकी बात को अभी हमने नकारा था। बोथ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एंड वाटर सोल्यूबल हार्मोन बाइंड थ्रू इंट्रासेलुलर प्रोटीन रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर प्रोटीन से वाटर सोल्यूबल हार्मोन बाइंड नहीं हो सकते, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड है उनको क्रॉस नहीं कर सकते, तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन ही ऐसा कर सकते हैं। ये बात भी गलत हो गई। द डक्ट ऑफ एंडोक्राइन ऑर्गन रिलीज देयर कंटेंट इन द ब्लड स्ट्रीम, की जो डक्ट होती है एंडोक्राइन ऑर्गन्स की, वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में अपने कंटेंट को रिलीज करती है, नहीं टारगेट ऑर्गन पर है। ये भी गलत हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड बी राइट आंसर। ठीक है, ये हुई आपके पास के एंडोक्राइनो का पार्ट। थैंक यू।